डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो वीडियो लेक्चर सीरीज है वह बीएससी एवं जो बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम है के विद्यार्थियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हम जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जो भी हमारा जो सिलेबस राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है उसको कंप्लीट यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत हमारा जो बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम है पार्ट सेकंड के लिए हमारा जो यहाँ पर यूनिट नंबर 3 का जो काम चल रहा था या उसकी जो एक्सरसाइज चल रही थी उसकी हम आज बात कर रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले की वीडियो में हमने जो यूनिट नंबर 3 है उसकी जो 5th एक्सरसाइज है सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन युगपत अवकल समीकरण उसके विषय में चर्चा की थी। ठीक है, सबसे पहले हमने ये समझा था कि युगपत अवकल समीकरण क्या है, कि कौन सी अवकल समीकरणों को हम किस कारण से युगपत अवकल समीकरण कहते हैं, उसके कितने टाइप हैं, किस किस तरीके की समस्या हमारे सामने हो सकती है। उसके बाद हमने उनको सोल्व करने का एक मेथड पढ़ा था, उसका नाम था प्रतीकात्मक विधि। प्रतीकात्मक विधि द्वारा किसी भी जो हमारे पास बात की जाए कि साधारण युगपत अवकल समीकरण होती हैं जिनको कि प्रतीकों में रूप में लिखकर आप उनको सोल्व कर सकते हैं, तो उस प्रकार से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन पहले करा चुके हैं। आज उसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्योंकि ये 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको भी इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो बात की जाए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 की, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, देखो dx/dt + 2x - 3y = t। यहाँ पर dy/dt - 3x + 2y = e⁻²t। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले हमने बात की थी कि प्रतीकात्मक विधि में क्या होता है कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है उसको जनरली हम प्रतीकों में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे dx/dt एक डिफरेंशियल ऑपरेटर था, हमने इसको किससे इंडिकेट किया, d से। अब जैसे ही d से इंडिकेट किया हमें ये तो पता है कि इसका मतलब क्या होता है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर, लेकिन इसका काम भी बिल्कुल प्रतीक जैसा ही हम यहाँ पर ले रहे हैं। यानी इसको हम ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पर कि डिफरेंशियल ऑपरेटर, जब तक कि हम यहाँ से किसी एक वेरिएबल को, किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल x या y को जब तक एलिमिनेट नहीं कर देते तब तक इनके साथ उसी तरीके से व्यवहार किया जाएगा जैसे साधारण वेरिएबल्स या किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ व्यवहार किया जाता है। अब जैसे हमने इसको चेंज किया तो यहाँ पर जो x का जो गुणांक मिला यानी d + जो 2 हमें मिला, ये यहाँ पर क्या है, एक साधारण एक गुणांक है जो कि एक अचर हो सकता है या हम बात करें यहाँ पर या कोई वेरिएबल्स के रूप में यहाँ पर। तो हम केवल इसी d + 2 है उसको साधारण क्या मान रहे हैं कि इसका एक अचर है। यहाँ पर 3 तो पहले से ही अचर था यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार से नीचे वाली लाइन में भी जो d + 2 उसको क्या मान रहे हैं, अचर, अचर जैसा व्यवहार कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि जो रैखिक समीकरण होती हैं, जैसे बात की जाए ax + by + c = 0 या b1x + b2y + c2 = 0, ये साधारण क्या होती हैं, समीकरण होती हैं जिनका हल आप अन्य तरीकों से करते हैं, जैसे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, उन सभी मेथडों के द्वारा हम उनको सोल्व करके उन वेरिएबल्स जो x और y है उनकी वैल्यू वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम वे में यहाँ पर भी हमें x तथा y के लिए सोल्व करना है, तो उसी तरीके से इनको लेकर चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इनको इस तरीके से लिख लिया। अब या तो आप x को हटाओ या y को हटाओ, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल हम दो ही मान रहे हैं, एक तो x को और एक y को। ठीक है, बाकी जो t है वो उसको हम एक कांस्टेंट की तरह उसको व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ, कि जो t यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, एज ए कांस्टेंट है यहाँ पर। तो जब t की बारी आएगी तो t को ले लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इन दोनों के विषय में चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि या तो आप x को हटाओ यहाँ से या किसको हटाओ, y को हटाओ। तो x को हटाने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ऊपर वाली लाइन में d + 2 अवेलेबल है, तो नीचे वाली लाइन में भी क्या होना चाहिए, d + 2 होना चाहिए x के साथ। तो नहीं है तो लगाओ आप यहाँ पर। और यदि ऊपर वाली लाइन में यदि -3 भी हो जाए साथ के साथ या केवल 3 भी हो जाए तो भी हमारे दोनों जो समीकरण है वो क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि समीकरण 1 को तो किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, और समीकरण 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, d + 2 से, ताकि ऐसा करने से हमारी जो समीकरण 1 तथा 2 है उनमें जो x के जो गुणांक है, x के गुणांक वहां पर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस वजह से हम ऐसा यहाँ पर कर रहे हैं। अब जैसे हमने दोनों से गुणा कर उनको जोड़ा तो हमारे पास रिजल्ट देखो सामने आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि 3d + 2x - 9y - का 3t = 0, क्योंकि हमने पहली वाली को 3 से मल्टीप्लाई किया था, इस कारण से यहाँ भी 3 आ गया, ये जो 3 था वो 9 हो गया और यहाँ पर 3 ऐड और हो गया, तो कितना हो गया, 3d + 2। पहली वाली लाइन कंप्लीट हो गई। उसके बाद सेकंड लाइन पे आओ आप यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें इन दोनों को समान बनाना था, x के गुणांकों को।
तो जब इसका गुणांक 3d+2 बन चुका है तो इसका भी गुणांक कैसे होना चाहिए, तो 3 इसके बाद पहले से था, अब कौन नहीं था इसके बाद d+2, तो d+2 से हमने इसको और मल्टीप्लाई कर, ऐसा करने पर जहां जहां परिवर्तन संभव है उन सभी जगह हमने वहां पर परिवर्तन किया। उससे आगे हमने क्या किया, फिर दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। अब जैसे जोड़ा तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आपके सामने यहाँ पर कि किस तरीके का रिजल्ट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ से d+2 का होल स्क्वायर y, तो वो लिख लिया। -9 था, इस वजह से नेगेटिव को मैंने थोड़ा बाद में लिखा, क्योंकि दोनों को जोड़ रहे हैं तो यहाँ तो कुछ परिवर्तन होगा नहीं, यहाँ पर सीधा सिंपल ऐड करना है आपको। तो पहला पद ये आ गया। दूसरे में देखो ये 3t नेगेटिव का था तो उधर जाएगा तो किसका होगा, पॉजिटिव, और ये भी किसका नेगेटिव था उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, पॉजिटिव। तो दोनों को मैं उधर ले गया, ठीक है। अब आगे क्या होगा, मैंने इसको खोल लिया, तो बोला तो यहाँ पर क्या मिलेगा कि d² + 4d + 4 और माइनस के 9y यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। आगे यहाँ से देखा 3t, यहाँ से मैंने इसको इसके साथ क्या लगाया, डिफरेंशियल ऑपरेटर t लगा यहाँ पर। तो जैसे d e⁻2t के ऊपर वर्क करेगा तो इसको क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। अब डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आ जाएगा, 2e⁻2t होगा इस तरीके से। अब हमने इसको भी से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 2e⁻2t। सोल्व किया इसको आगे, तो नेक्स्ट कंडीशन में देखा 4d तो एज इट इज, लेकिन 4 - 9 = -5 हमें रिमेनिंग मिलते हैं यहाँ पर। बाहर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y था, तो y अभी भी है। ये जो करते हो यहाँ से दोनों जुड़कर कितने हो गए, 4e⁻2t हो गए यहाँ पर। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे देखो, अब हम इसकी कंपैरिजन किससे कर सकते हैं कि ये तो अचल गुणांकों की जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, रैखिक डिफरेंशियल इक्वेशन उस तरीके से है, और उनका रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है कि f dy = qt। मैं आपको बताने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, भले ही आप चाहे ये लाइन मत लिखो, वहां पर कोई जरूरत नहीं, सीधा आप लिख दो कि समीकरण थी रैखिक अवकल समीकरण, जो कि कौन सी है, अचल गुणांकों वाली। यानी हमने जो यूनिट नंबर 2 में जो चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था उसमें जो हमने पढ़ी थी अचल गुणांकों की जो रैखिक अवकल समीकरण है वो उसी प्रकार का है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो सोल्व करने का जो तरीका है वो हम जानते हैं कि इनके सोल्व करने के तरीके में हम 2 भागों में समीकरण को बांट देते हैं। एक बार उसके लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकाली जाती है जिसको क्या कहते हैं CF, उसके बाद उसके राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसके साथ उसको सोल्व किया जाता है, उसको बोलते हैं हम PI, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इसका यदि CF ज्ञात किया जाए यहाँ पर, तो CF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CF के लिए हमें इसको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पहले सहायक समीकरण। तो यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण क्या हो जाएगी, इसकी सहायक समीकरण हो जाएगी m², यहाँ से देखो m² प्लस का 4m माइनस के 5 बराबर 0। अब कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि पहले तो आप d लिखते थे कि d की जगह m रिप्लेस करते थे, फिर y की जगह 1 लिखते थे, वहां पर ऐसा करते थे। तो वो भी कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है, क्योंकि हम काफी उन चीजों को पढ़ चुके हैं, यहाँ पर अच्छे से हमें जानकारी हो चुकी है कि इस तरीके से करने से हमें सहायक समीकरण प्राप्त हो जाती। तो बार बार से उस चीज को मेंशन करो, क्योंकि हमने पहले वो चीज पढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो सीधा तो हमें जानते हैं कि सहायक समीकरण के लिए वो सारी प्रोसीजर की जाती है, तो उसको हम नेग्लेक्ट करते हुए सीधा क्या लिख रहे हैं कि d के स्थान पर m लिख रहे हैं, y के स्थान पर 1 लिख रहे हैं। तो ऐसा करने पर हमें ये सहायक समीकरण मिल जाती है। अब हम इसके टुकड़े करें यहाँ पर, तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, इसके टुकड़े क्या मिलेंगे आपको यहाँ पर। इसके टुकड़े करने के लिए मैंने इसके फैक्टर यदि किए यहाँ पर, फैक्टर के रूप में आप देखो कि 5 के 2 टुकड़े, एक आप क्या ले लो, एक तो प्लस का 5 ले लो, एक माइनस का 1 ले लो, हो जाएगा। तो हमने क्या ले लिए, एक तो आ जाएगा m+5, एक तो ये मिल जाएगा, और एक क्या मिल जाएगा आपको m-1। इस तरीके से 2 टुकड़े इसके संभव है यहाँ पर बराबर 0। मल्टीप्लाई करके देख लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा m², एक आ जाएगा प्लस का 5m और उधर से आ जाएगा माइनस का m, दोनों को ऐड किया जाए तो प्लस के 4m बचते हैं। 5 से -1 गुणा होता है तो कितना आ जाता है -5। मतलब हमारे पास 2 वैल्यू कौन कौन सी आ गई, एक तो आ गई m की वैल्यू कितनी 1 और एक कितनी आ गई -5, 2 वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है। इनके बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं, CF आसानी से लिख सकते हैं। तो CF क्या हो जाएगी यहाँ पर, जिसकी CF है वो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, CF हमें प्राप्त हो जाएगी C1 e⁻t एंड C2 e⁻5t। इस तरीके से C1 e⁻t प्लस C2 e⁻5t, ठीक है। दोनों को हम इस तरीके से नोट करके यहाँ पर लिख लेंगे। ये हमारे एक वैल्यू हो गई यहाँ पर, कौन सी, 4 नंबर, कि हमारे पास CF तो फाइंड आउट हो गया। अब PI फाइंड आउट करें, तो PI के लिए क्या करना पड़ता है, PI के लिए हम लिखते हैं कि 1/FD, यानी जो भी हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटरों का जो बहुपद होता है वो, उसके साथ जो भी हमारा फलन होता है वो, तो फलन किसके रूप में, t के रूप में, तो क्या लिख दिया QT। सभी की वैल्यू लिख दो यहाँ पर, तो वैल्यू लिखेंगे तो FD की वैल्यू क्या आ जाएगी, d² - के 4d
वो सॉरी प्लस के 4d माइनस के 5, इस तरीके से। यहाँ देखा तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा, देखो आगे से कितना था हमारे पास कि 3t प्लस 4 e की पावर 2t, तो इसको लिख लेंगे 3t प्लस 4 e की पावर 2t, इस तरीके से हो गई सारी चीजें। 3t प्लस 4 e की पावर 2t हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अब क्या करेंगे आगे यहाँ पर, अब हमें इन दोनों को सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए दोनों एक के ऊपर तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक के ऊपर इसको कर दो, क्योंकि ये पूरा का पूरा एफडी इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसके ऊपर भी होगा। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब पहले मैं इसको कर लेता हूँ क्योंकि ये जल्दी हल हो जाएगा, इसमें तो हमें द्विपद प्रमेय से इसका प्रसार करके करना पड़ेगा। तो पहले इसको सोल्व कर लेते, तो यहाँ क्या लिखा 4 कॉन्स्टेंट था वो बाहर आ गया। हम जानते हैं कि e की पावर 8 ax को जब सोल्व किया जाता है तो a को पूरे के पूरे बहुपद, जो d का जो बहुपद होता है उसमें रख दिया जाता है। तो d के स्थान पर क्या आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ से कितना आ जाएगा 8, और यहाँ से कितना आ जाएगा -5, और साथ में कितना आ जाएगा e की पावर 2t। ये तो हो गया ये वाला। अब बचा ये वाला, इसके लिए लिख लेते हैं कि 3 को तो कॉमन ले लिया, यहाँ नीचे से हमने क्या कॉमन ले लिया -5, तो -5 को यहाँ कॉमन लिया, तो यहाँ क्या रिमेनिंग रहेगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस d स्क्वायर प्लस 4d अपॉन 5, इस तरीके से, ठीक है। और क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा t, सिंपल t, इस तरीके से। सोल्व करने के लिए देखो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, और 4 ये हो गए 12, 12 में से 5 जाते हैं तो कितना आ जाते हैं 7, यहाँ हो गए ना, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 7 e की पावर 2t। और आगे गए तो 3 के साथ -5 और है, तो माइनस के 3/5। यहाँ से इसको सोल्व करने के लिए ऊपर लेके जाएंगे, और ऊपर जाके इसका क्या करना पड़ेगा, द्विपद प्रमेय से प्रसार करना पड़ेगा। तो 1 माइनस d स्क्वायर प्लस 4d अपॉन 5, और ऊपर कितने आ गई -1 और साथ में t। अब हमें इसको किससे खोलना पड़ेगा, द्विपद प्रमेय से। आप इतने बड़े को न मानकर आप छोटा मान लो यहाँ पर, कि हम इसको पूरे को क्या मान लेते हैं x, और ये क्या हो गया 1, तो क्या हो गया कि 1 माइनस एक्स की पावर -1। उसका प्रसार कैसे होता है ये हमने पढ़ा था वहां पर, तो कैसे लिखेंगे कि 1 माइनस 1 प्लस nx होता है। अब n हमारे पास ये हो गया, x जो भी हमारे पास है, x में ये जो साइन है ये x का शामिल किया जाता है, कि जो भी यहाँ पर लगा होगा वो x का साइन ही होगा। तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है वो तो 1 प्लस nx प्लस n गुणा n माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, इस तरीके से चलता रहता है प्लस प्लस के साथ। लेकिन जो x है तथा जो n है ये दोनों उसको चिन्हों में परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। जो उसका जनरल फॉर्मूला होता है किस तरीके से, चूंकि जो 1 प्लस या चाहे माइनस की किसी की बात हो, आप तो केवल प्लस के लिए पढ़ लो इस तरीके से। तो यहाँ पर जो भी x के साथ जो चिन्ह लगा होगा वो किसका होगा, इस x का होगा, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो कैसे लिखेंगे उसको, 1 प्लस माइनस nx, जैसा होगा वैसा का वैसा। अगले में क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यदि प्लस होता तब तो nx ही आता, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 हो रहा है। आगे देखो, आगे क्या लिखेंगे, n गुणा n माइनस 1। अब ये तो हो गई n गुणा n माइनस 1 डिवाइडेड फैक्टोरियल 2। अब आएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों चिन्हों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हर परिस्थिति में ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा, जब तक कि एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव हो तब तक, ठीक है। उससे और आगे बढ़ेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, फिर से वही दोनों चिन्हों का समावेश हो सकता है। यदि पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि नेगेटिव है तो वहां पर क्या आएगा, नेगेटिव ही चिन्ह आएगा, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कितना आ रहा है, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब की यानी 3 नेगेटिव चिन्ह होंगे यदि होंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं तो केवल एक्स के ऊपर डिपेंड करता है वो, कि यदि एक्स नेगेटिव है तो उस कंडीशन में अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरीके से चलता रहेगा, और यदि जब पॉजिटिव हो तब हमें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब चलते हैं आगे यहाँ पर। तो हमारे पास जो था वो हमारे पास क्या था, -x था, लेकिन -x की पावर जो ऊपर लगी हुई है यहाँ पर, ऊपर जो द्विपद प्रमेय के ऊपर जो n है वो खुद भी क्या है, नेगेटिव है। तो उस नेगेटिव की वजह से भी हमारा पद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका मैं प्रसार करके लिखूं तो मुझे मिलेगा 4/7 e की पावर 2t माइनस के 3/5, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस d स्क्वायर प्लस 4d अपॉन 5, और आगे के पद हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ये आपको जानकारी होगी कि हमारे पास जो यहाँ पर जो फलन होगा x का होगा चाहे t का होगा, वो डिपेंड करता है कि कौन सा डिफरेंशियल ऑपरेटर हम लेकर चल रहे हैं। प्रेजेंट में हमारे पास जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो ये वाला है d/dt।
ठीक है, यानी टी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो हमारे टी की पावर कितनी है 1, तो यानी इसका यदि मैं अवकलन करूँ भी तो कितनी बार कर सकता हूँ मैक्सिमम 1 टाइम, 1 से ज्यादा हम कर नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि उसके आगे क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो जब हमें इस प्रकार का, जब टी की पावर हमें पता हो या दे रखा हो, तो हमारे डिफरेंशियल ऑपरेटर को भी हम अपनी तरफ से उतनी ही कोटि का ले सकते हैं जितना कि हमारे पास x की या t की जो भी आपके पास वेरिएबल होगा उसकी पावर है। इससे ज्यादा लेने से कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि उसका मान कितना हो जाता है 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम यदि इसको और आगे बढ़ाएं भी तो बढ़ाने पर क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करने पर कहीं पर भी आपको डी वाली स्टेप नहीं मिलेगी। हम इसको भी नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डी लगा हुआ है, यानी डी यहाँ पर वर्क करेगा, और वर्क करेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा वो। अब डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर की वजह से तो क्या हो जाएगा 0। तो ये पद तो हमारे कोई काम का नहीं है, डी स्क्वायर केवल कौन सा काम का है, 4d। तो एक बार इसको नेक्स्ट लाइन उसको थोड़ा और सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4/7 e की पावर 2t माइनस के 3/5। यहाँ से देखो t इसके ऊपर आ जाएगा तो t लग गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो रहा है 0, तो 0 हो गया। 4d की वजह से क्या आ जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट करने पर क्या आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 4/5 इस तरीके से। ठीक है, और इसको थोड़ा और सोल्व कर लो तो 4/7 e की पावर 2t, यहाँ से t वाले पदों को एक साथ कर लिया तो कितना आ गया 3/5 t, और माइनस का कितना आ जाएगा 4/5। ठीक है, चाहे आप इस तरीके से लिख सकते हो दोनों को, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं t+4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको भी 4 कर लो, एलसीएम लेंगे तो इसको चलो ऐसे ही रहने दो इसको। तो हम तो ऐसे लिख लेते हैं कि माइनस का 3/5 t + 4/5 इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जो पीआई है वो भी हमें प्राप्त हो गया। अब हमारे इसका जो एक पार्ट होगा युगपत अवकल समीकरण का, वो कंप्लीट है, यानी हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, y के लिए इसका जो आंसर है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि y के लिए हमने इसका CF भी फाइंड आउट कर लिया और PI भी फाइंड आउट कर लिया, और दोनों को यदि ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो एक वेरिएबल है, यानी दो जो डिपेंडेंट वेरिएबल थे x तथा y, उनमें से एक का हमारे पास मान आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में देखिए, यहाँ पर मैं इसको यहाँ से लिख लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ से हमारे पास जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल कौन लिया था हमने, अभी जो हल किया था हमने किसके लिए हल किया था, इसको y के लिए इसको हल किया था। तो y के लिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कि y = CF, तो CF हमने प्राप्त किया था C1 e की पावर t + C2 e की पावर -5t। फिर PI भी प्राप्त कर लिया, PI कितना आया था 4/7 e की पावर 2t, यहाँ पर कितना आया था -3/5 t + 4/5 इस तरीके से। ये इसका क्या आ गया था, हमारे पास एक आंसर आ गया था, इसको ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू और निकालनी है, तो हम लिखेंगे चूंकि हमारे पास इसके x की वैल्यू निकालने के लिए किसी एक अवकल समीकरण को यहाँ पर ले लेते हैं। तो एक तो हमें dx/dt की वैल्यू लिखनी हो, या यदि y से सोल्व किया जाए इस वाली से, क्योंकि यहाँ से देखो x निकालना ज्यादा इजी है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, हमें करना होगा क्या, हमें निकालना होगा x की वैल्यू। तो x की वैल्यू के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ dy/dt + 2y, ठीक है, dy/dt + 2y माइनस e की पावर 2t बराबर क्या होगा 3x होगा। इस तरीके से यहाँ से देखो, इस समीकरण से x को अकेला कर लिया और x के लिए जो बची यहाँ पर आने वाली थी उन सभी को हमने एक जगह पर ले लिया। अब हमें इन सभी का मान रखना है, इन सभी का मान रखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो एक तो dy/dt निकालना है, एक 2y रखना है यहाँ पर, यानी इसको पूरे को 2 से गुणा करके लिखना है, और एक e की पावर 2t हमें लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से देखो dy/dt की वैल्यू लिखो, करते जाओ इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो पहला तो क्या आ जाएगा C1 e की पावर t सिंपल, दूसरा क्या आ जाएगा -5 C2 e की पावर -5t। इससे अगला जब देखा जाए तो अगला कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएट करें ना, तो 8/7 e की पावर 2t, गुणा भी कर दो साथ के साथ, और यहाँ से करोगे तो -3/5 t वाले की वजह से सिर्फ कितना आएगा 1 है, बाकी अगला क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो केवल कितना आ जाएगा 3/5, ये तो हो गया। अगले वाले में क्या करना है कि पूरे y को 2 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा करो, तो यह कितना आ जाएगा 2C1 e की पावर t
दूसरा क्या आ जाएगा C2 e की पावर माइनस 5t, और क्या जाएगा 4/7 e की पावर 2t, और देखा जाए यहाँ से तो माइनस के 3/5 t प्लस 4/5, ये कंप्लीट है। आगे क्या बच रहा है माइनस का e की पावर 2t बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 3x। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो वहां से x की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। तो पहले सभी t को एक साथ करो, देखो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, कितने हो गए टोटल मिलकर सारे जितने e की पावर t है, तो कितने हो गए 3c1 e की पावर t। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा देखो इन दोनों को, देखो C2 को, तो C2 वहां से कितने मिल रहे हैं प्लस के 2, यहाँ से कितने मिल रहे हैं माइनस के 10, कितना आगे 3c2 e की पावर 5t, ये भी कंप्लीट हो गए, इनको बैठाओ। फिर उसके बाद देखो 2t वाले पद देखो यहाँ पर, तो 2t वाले पदों के लिए देखो ये भी कितना है 8/7 और ये भी कितना है 8/7, तो दोनों को यदि जोड़ा जाए तो कितने हो जाएंगे 8/7 और 8/7 16/7, 16/7 e की पावर 2t, इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आगे जाओ यहाँ पर, अब आ जाएगा कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास सिर्फ कहाँ पर है, यहाँ पर, और एक यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो दोनों को यदि जोड़ा जाए तो यहाँ से आ जाएगा, एक तो आ जाएगा -3t/5, एक क्या आ जाएगा देखो यहाँ से माइनस के 3/5, और यहाँ से कितना आ रहा है माइनस के 4×12/25, इस तरीके से, और बराबर कितना आ जाएगा 3x। 3 से सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो यहाँ पर, तो 3 से डिवाइड करने के लिए मैंने पूरे के नीचे क्या लगा दिया यहाँ पर 3 लगा दिया यहाँ पर, इस तरीके। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी कि x बराबर मुझे मिल जाएगा यहाँ से, पहला तो आ जाएगा c1 e की पावर t, दूसरा आ जाएगा c2 e की पावर -5t, माइनस भी यहाँ पर आ गया -5t। उसके आगे देखा जाए यहाँ से 3 के लिए, तो 3 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 16/21 e की पावर 2t, ये भी हो गया हमारा यहाँ पर। इसके आगे देखा जाए 3 से डिवाइड करने पर तो ये कितना हो गया t/5, ये वाला 3 से कैंसिल होने के बाद यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से दोनों को यदि मैं देखूँ यहाँ पर 3 से डिवाइड करके, तो एक तो आ रहा है 1/5, एक बार आ रहा है 4/5, तो यहाँ से इनको यदि सोल्व किया जाए दोनों को एलसीएम लेकर, तो हमारे पास आ रहा था यहाँ पर देखो 25 एलसीएम आ रहा था, तो 5 से इसको गुणा किया तो कितना आ गया माइनस के, तो 15 आ गया माइनस के 12, इसी तरीके से आएगा ना इसका एलसीएम लेने पर 25 एलसीएम आ गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 3 15, यहाँ से कितना आ जाएगा 12, दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा 27, दोनों ऐड करने में कितना है माइनस के 27/25। 3 से इसको डिवाइड करके लिखूं तो कितना आ जाएगा 9 3 27, यानी कितना आ जाएगा माइनस का 9/25। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी x की भी वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। तो हमारे पास समीकरण से दोनों वैल्यूज मिल गई, एक तो y का जो मान था वो भी प्राप्त हो गया और एक x का जो मान था वो भी प्राप्त हो गया। तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 5 तथा 6 हमारी जो युगपत अवकल समीकरण है उसका क्या प्रदान करते हैं, दोनों जो समीकरण है उसका हल प्रदान करते हैं। तो समीकरण 5 व 6 युगपत समीकरण के हल, समीकरण 5 व 6 युगपत समीकरण के हल प्रदान करते हैं या हल हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे पास जो दोनों वैल्यूज में हमें मिली है समीकरण 5 तथा 6, वो हमारी युगपत अवकल समीकरण जो हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में ली थी उसके क्या हैं, ये आंसर्स हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी कोई समस्या होगी तो हम उसको सोल्व करके उसके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार आप नोट कीजिए इसको। और भी यदि यहाँ पर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत यदि आपको गड़बड़ दिखाई देता है उसको थोड़ा देख लेना यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमारा जो तरीका था वो आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन अपने स्तर पर कीजिएगा कि आपको जो इजी लगे उस तरीके से इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है।
तो कैलकुलेशन आपको बिल्कुल कॉपी नहीं करनी है, अपने स्तर पे करनी है, क्योंकि यहाँ पर कोई गड़बड़ यदि हो जाती है तो आप उसको देख लेना, जो भी सिंपल जो कैलकुलेशन है उनमें। बाकी जो तरीका होगा आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से आपको यूज़ में लेना होगा। अगर आपको इस प्रश्न में और भी कहीं पर यदि कोई दिक्कत हो या आगे की किसी प्रश्न को इस तरीके के सॉल्व करने में, तो आप मुझे कमेंट्स में उस चीज़ को बताइएगा, ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो तैयार करें तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे की बात करें वहाँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।